Welcome back to our channel Masters in UPSC, where we master everything that comes in the UPSC. So जैसा आपने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग GS1 का सिलेबस पूरा डिकोड करने वाले हैं। GS1 को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किन किन सोर्सेज से पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमें ये तो सब लोग बता देते हैं क्या पढ़ना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं पढ़ना है और उसके लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए भी यूपीएससी ने हमको एक प्रिस्क्राइब्ड पूरा सिलेबस दिया हुआ है और उसी सिलेबस पे हमको एडहेयर होके हमें आगे बढ़ना है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें GS1 की। GS1 में क्या क्या है। GS1 जैसा है हमारा, GS1 3 पार्ट में। GS1 इसमें 3 पार्ट है, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड जियोग्राफी। फिर हम सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं इन्हीं तीनों के पैटर्न पे डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो यूपीएससी ने लिख के दिया है, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये चीज़ यूपीएससी ने हमें लिख के दी है और किसी भी सिलेबस को सबसे अच्छे से डिकोड करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है, हम उसका एनालिसिस करें थ्रू PYQs। मैंने PYQs का भी आपके लिए पूरा एक PDF बनाया है और वो PDF मैंने अपना टेलीग्राम चैनल डाल दिया, मास्टर्स इन यूपीएससी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिलेबस के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपीएससी ने क्या लिखा है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में उसने सबसे पहले लिखा इंडियन कल्चर विच विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एंशेंट एंड मेडिवल, एंशेंट टू मॉडर्न टाइम्स। आर्ट एंड कल्चर के लिए उसने एक लाइन लिखी है सिलेबस में। इसमें से हमको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। इसको समझने के लिए हम सीधे जो उसका PYQ वाला PDF है उस पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है इंडियन आर्ट एंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसके लिए क्या दिया है, सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम द मॉडर्न टाइम्स। 2013 से पूरा है PYQ। 2013 में 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आए। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हाई वाटर मार्क, टेम्पल आर्किटेक्चर, टांडवा, ये डांस से आया क्वेश्चन। फिर आया हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आया, लिटरेचर से आया। फिर 2014 की थीम क्या थी, भक्ति एंड सूफ़ी। फिर तक्षशिला इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी को लेकर क्वेश्चन आया। ये सब हम देख रहे हैं कि किस चीज़ से क्वेश्चन आ रहा है। फिर 2014 में एक गंधारा स्कल्पचर से क्वेश्चन आया, रोमन एज वेल एज ग्रीक। फिर 2014 में क्या आया, अर्बन प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके। फिर मेजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पे पूछा, कल्चरल और मॉडर्न पेंटिंग को कंपेयर करने के लिए। फिर हमसे फिर पूछा आर्किटेक्चर पे फिर क्वेश्चन पूछा, सिविलाइजेशंस पे क्वेश्चन पूछा। फिर ये सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन। फिर ये इंडिविजुअल्स पे क्वेश्चन पूछा। फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्ट्स, इंडिविजुअल, ट्रैवलर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी, बुद्धिज़्म। इसी तरीके से हमारे स्कल्पचर्स, लिटरेचर, कंट्रीब्यूशंस, आर्किटेक्चर, यही सब चीज़ों पे थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर जब थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, थीम्स पे क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, जैसे हमने मेजर जो थीम्स हैं, मेजर थीम्स वो क्या क्या हैं, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड विजयनगरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फिर बुद्धिज़्म पे एंड जैनिज़्म पे स्तूपास आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ रहा है। गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। फिर हमसे पूछ रहा है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स पे। फिर हमसे पूछ रहा है फ़िलासफ़ीज़ पे, डांस, ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब चीज़ें थीम्स पे हम पे यूपीएससी हमसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमने PYQ से एनालिसिस किया। अब PYQ से एनालिसिस करने के बाद अब जो पेपर होता है, पेपर में जनरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 11, 12 एंड 13,
ये 6 क्वेश्चंस जनरली हमको हिस्ट्री से आते हैं और इनमें से जनरली फर्स्ट और 11th क्वेश्चन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मेनली रहता है, आप ये नहीं कह सकते कि यही रहते हैं, लेकिन मेनली यही रहते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए सोर्सेस क्या हुए? सोर्सेस के लिए जो हमारे पास सोर्स हैं, सबसे पहले फाइन आर्ट्स क्लास 11th NCERT एंड एक बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की, मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की। लेकिन नितिन सिंघानिया जो बुक है वो बहुत बल्कि है, सो इसको हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसको हमें सिलेक्टेड बिल्कुल पढ़ना है थीम्स के अकॉर्डिंग। और फिर हम इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है? जैसे कि हमने बात किया स्तूपास की, सो हम स्तूपास में क्या जानते हैं? सांची स्तूपा है। सांची स्तूपा का डायग्राम अच्छे से बना के रखो, कहाँ पे तोरण है, कहाँ पे उसका प्रदक्षिणा पथ है। सो नोट्स बनाते समय प्रॉपर उसका डायग्राम उसका बढ़िया अच्छे से बनाओ, उसमें कौन से डायनेस्टी का है, कब का है, टाइमलाइन है। अपने आंसर्स को वैल्यू एडिशन देना है। सो आंसर्स को वैल्यू एडिशन के लिए आपको अपने नोट्स में प्रॉपर बेस्ट इंट्रो एंड कंक्लूजन, जितनी मैंने अभी थीम बताई, इन सब चीज़ों में एटलीस्ट एवरी चीज़ का आपके पास एक अच्छा इंट्रो और एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए। क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं 20, जिसमें से 10 होते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर एंड 15 क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्कर। टोटल आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है। सो आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें सोचना भी है। तो जनरली जो मेजर थीम्स है, जैसे मैंने अभी थीम्स बताई आपको, वो सारी थीम्स पे आप अपना एक इंट्रो एंड कंक्लूजन, जैसे कि अगर स्कल्पचर्स पे क्वेश्चन आया, सो स्कल्पचर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, स्कल्पचर्स कहाँ से इवॉल्व हुआ, कौन से टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ। टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया, टेम्पल आर्किटेक्चर का पायनियर गुप्ता को कहा जाता है। सो इस चीज़ से आप बेहतरीन एक अपना एक अच्छा सा इंट्रो तैयार करके रख लीजिए। और कुछ इंट्रो में आपको अभी नोट्स मेकिंग का एक वीडियो बनाऊंगा, नोट्स मेकिंग का मेरा एक वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको नोट्स कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी कवर किया आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद फिर क्या लिखा सिलेबस में लिखा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इशूज़। मतलब इस लाइन में क्या कह रहा है? इस लाइन में हमसे कह रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के मिडिल में अंटिल द प्रेजेंट। अब फिर क्या बोल रहा है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इशूज़। सो अब इसमें हम पहले PYQ पे चलते हैं। जनरली PYQ से जो मैंने आपके लिए थीम निकाली है, किन किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछा है, PYQ वाला PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप लोग उस पर जाकर PYQ से एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो थीम्स पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे। जनरली हम लोग प्रीलिम्स के लिए पूरा पढ़ते हैं यही सब चीज़ें, और मेंस के लिए भी हम लोग वही सोर्स भी हमारा वही रहता है, लगभग हम सब लोग स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। बस थोड़ा प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए हमारा पढ़ने का थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे रोल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, मेजर पर्सन्स के बारे में पूछता है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फिर 1857 टू लेके 1947 मेजर इवेंट्स जो हुए हैं, जैसे कि गांधी जी मेजर पर्सनालिटीज़ में, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय। सो ये से हमारे पर्सनालिटीज़ हैं, हमको पर्सनालिटीज़ को अच्छे से करना है। अब सोर्स मैंने अभी बताया आपको, सोर्स इसका एक ही है मॉडर्न हिस्ट्री का, बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। मेनली हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और मोर देन इनफ है ये। स्पेक्ट्रम को पढ़ना कैसे है? 800 पेज की किताब है, उससे आपको ना सबसे पहले बेसिक्स, आपको बहुत से इंट्रो, आपको मॉडर्न के जो मॉडर्न में आगे का जो पोर्शन रहता है वहाँ से आपको इंट्रो मिल जाएगा। फिर जो आपका डेटा रहता है, पर्सनालिटीज़ रहता है, और स्पेक्ट्रम में लास्ट में एक समरी सेक्शन होता है। समरी सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है, और समरी सेक्शन में ही आपको वैल्यू एडिशन करना, प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है। तो आंसर राइटिंग तो की है, ओके। और जो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं,
क्रोनोलॉजी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, कौन सा इवेंट्स कब हुआ और कौन से इवेंट से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी करके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुआ, कौन सी चीज़ से कब क्या हुआ। जैसे कि हम 1909 का रिफ़ॉर्म करते हैं, 1919 का रिफ़ॉर्म करते हैं। 1919 का रिफ़ॉर्म आने से पहले हम लोगों का, उसके बाद 1919 के समय रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, फिर CDM आ गया। 1909 का जो रिफ़ॉर्म आया, जो एक्ट आया, उसके पहले हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1907 में, होम रूल लीग बनी। तो इन सब चीज़ों का 1909 के एक्ट पे आने पे बहुत सारा प्रभाव था। और यूपीएससी हमसे यही सब चीज़ें पूछता है, एनालिटिकल चीज़ें पूछता है। यूपीएससी हमसे कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है कि यूपीएससी डायरेक्ट हमको क्वेश्चन देता है। यूपीएससी हमको क्वेश्चन देता है कि ये चीज़ हुआ, इससे हमको क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे हमारा क्या क्या हुआ, ये चीज़, ये वाला एक्ट आया, सो इसके आने के पीछे के कारणस क्या क्या थे। सो उसी को हमको डिवाइड करके सोशल, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स, अलग अलग उससे हम लोगों को डिवाइड करना है। चलिए हम अभी देख लेते हैं मॉडर्न में क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं PYQ के थ्रू। देखिए सिलेबस में क्या लिखा है, मिड 18th सेंचुरी पर्सनालिटी सिग्निफिकेटिंग है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जब देखिए 2013 में जो क्वेश्चन आया वो इन हाउ मैनी वेज डॉ डलहौजी बाय द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया एलोबरेट। अब डलहौजी ने कैसे फाउंड किया, एलोबरेट करना है, पर्सनालिटीज़ पर क्वेश्चन पूछा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कैसे, वेरियस मूवमेंट्स, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट्स पे, वुमेंस पे क्वेश्चन पूछा। फिर नेवल म्यूटनी, प्रूव इन द लास्ट नेल ऑफ कॉफिन ब्रिटिश एस्पिरेशन इन इंडिया। सो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इवेंट्स, पॉलिसीज़, इवेंट्स, पर्सनालिटीज़, जो कि उसने लिख रखा है, सिग्निफिकेंट्स, इवेंट, पर्सनालिटीज़ एंड इशूज़। सो इसी टाइप से वो क्वेश्चन पूछता रहता है। हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस, या पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की पर्सनालिटीज़ कंपेयर कर ली। फिर वुमेन पे जनरली रोल ऑफ वुमेन गांधीयन फेज़ में कैसा। अब जो स्मार्ट इंसान होगा वो क्या करेगा, अब जैसे पूछ लिया रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज़। सो अब गांधीयन फेज़ में पूछा, अब इसी में क्या करना है, हमको कैसे रेडी करना है। गांधीयन फेज़ अब मैं पूछ चुका है, अब दोबारा गांधीयन फेज़ में पूछेगा तो हम लिख देंगे। लेकिन अब गांधीयन फेज़ के पहले क्या हुआ, जब हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, जब 1857 के रिवॉल्ट चल रहे थे, उस समय वो वुमेन्स के क्या रोल थे, उस समय वुमेन ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया। फिर हाउ अपराइजिंग कंस्टिट्यूटेड इंपॉर्टेंट वाटरशेड इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड। अभी वैसे मैंने बोला कि 1857 का रिवॉल्ट पॉलिसीज़ में कैसे हुआ। सो इसी टाइप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स चल रहे थे वो चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। इवेंट्स, वुमेन, इश्यूज़, इन्हीं सब चीज़ों पे उसका जो जो उसने सिलेबस में लिख के दिया है, पूरे जो पॉइंट्स हैं वो उसी के अराउंड है। सो आप लोग जैसे इन्हीं सब चीज़ों पे प्रिपेयर करिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। एक लाइन दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो कंसोलिडेशन हुआ और कंट्री का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उस टाइप से। अब इसके अंदर क्या है, मेजरली हमारे पास थीम्स क्या क्या आती हैं इसमें क्या क्या थीम्स आती हैं जो PYQ को देख के मैंने आपके लिए निकाला है। वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। फिर ये पूछता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे, ऑफिशियल लैंग्वेज, इशूज़, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस से पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, उसके पीछे का पूरा वो। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म जो हमारे यहाँ हुए थे। अब लैंड रिफॉर्म में पॉलिटिक्स क्या क्या हुई। फिर नेहरू जी रीऑर्गेनाइजेशन में, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब ये सब लोग, इनका रीऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूशंस था, इनके कंट्रीब्यूशंस पे क्वेश्चन पूछता है। अब ये तो हो गया क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब इसको पढ़ना कहाँ से, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, पिछले लास्ट ईयर से क्वेश्चंस इस पे ज़्यादा नहीं आते। सो ज़्यादा इस पे हम लोगों को टाइम नहीं देना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन इसको हमें पढ़ना है। सो अब इसके लिए मटेरियल्स क्या क्या हैं।
मटेरियल्स में जो बेस्ट सूटेड होता है विजन IAS एक इंस्टीट्यूट है, उसका वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप लोग जाके ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं। अच्छा मटेरियल है, 50 to 60 पेजेस का है, उसको आप पढ़ लीजिएगा और एनालिसिस करके पढ़िएगा। सो ये आपका हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कह रहा है सिलेबस में? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड will include events from 18th century such as Industrial Revolution, World War, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism and their forms and effect on society। अब यहाँ पे जो वर्ड लिख दिया एक्सेट्रा, ये बहुत बड़ा वर्ड है। अब इस बहुत बड़े वर्ड को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जानना नहीं है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, जैसा मैंने अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बोला था कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2-3 साल छोड़ के एक क्वेश्चन आ जाता है। सो हमको इसको पढ़ना है। अब इसमें जो वर्ड दिए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिया है, वर्ल्ड वार्स दिया है, विड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज दिया है, कॉलोनाइजेशन दिया है, डीकॉलोनाइजेशन दिया है। सो इन सब चीज़ों को हमें सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए पढ़ना है। फ़िलासफ़ी जैसे कम्युनिज़म, इतने कीवर्ड्स भी अगर प्रिपेयर कर लिए जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जब से अब इसमें थीम्स में अगर हम जाएं, सो इसमें थीम्स में क्या नहीं लिखा, जो हमारा जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ये सब चीज़ें इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन इन सब चीज़ों पे प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जो मेजर थीम्स जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की मेजर थीम्स किस में पूछ रहा है? डीकोलोनाइजेशन, जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है, डीकोलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, फिर वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अब आपको पता होगा जिस समय वर्ल्ड वार 1 चल रहा था उस समय इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था, फिर ब्रिटिशर्स ने हमसे आर्मी की वो करी थी, फिर हमने उनसे डोमिनियन स्टेटस मांगा था। सो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वार 1 का। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। फिर थीम्स दी उसने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब क्या है। फिर ये सब थीम्स हैं। इन्हीं सब थीम्स पे हमें बेसिक इंट्रो एंड कंक्लूजन सबका प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर में हमें सोचने के पास टाइम नहीं होता। सो हमें ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा नोट्स बनाते समय, क्योंकि क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चन ऑन द लाइन ऑफ सिलेबस ही आएगा, और सिलेबस में यूपीएससी ने लिमिटेड चीज़ें लिखी। जैसे अभी अपन ने हिस्ट्री एंड कल्चर में बताया मैंने आपको कि उसने 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स सिलेबस दिया है। सो अब 5 पॉइंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टॉपिक्स होंगे? मैंने अभी आपको थीम्स बताई, नियरली अबाउट 25 to 30 थीम्स है। 30 थीम्स का इंट्रो एंड कंक्लूजन अगर हमारे पास रेडी रहेगा, सो क्वेश्चंस इन एंड अराउंड इन्हीं थीम्स के अकॉर्डिंग रहेगा, या कुछ नया भी आएगा तो इन टॉपिक से बाहर नहीं आने वाला। सो हम बेसिक इंट्रो कंक्लूजन लगभग हर चीज़ का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आर्ट एंड कल्चर में बताया था स्कल्पचर्स का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। सो ये सब चीज़ें हमें प्रिपेयर करके रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सिलेबस में लिखा है इंडियन सोसाइटी इन शॉर्ट। अब सोसाइटी के अंदर क्या क्या दिया है? पहला पॉइंट दिया है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एक थीम तो सिलेबस में लिख दी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। फिर लिख रहा है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। अब वुमेन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, यूपीएससी इस पे चाहे आप ऐसे की बात कर लो, चाहे आप GS3 की बात कर लो, चाहे आप GS4 की बात कर लो,
सब में वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। सो वुमेन अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, वुमेन्स एंड वुमेन रिलेटेड। फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के इश्यूज़ क्या क्या हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से, जैसे पॉवर्टी आ रहा है, माल न्यूट्रिशन आ रहा है, ये सब आपका GS 3 में भी काम आएगा। सो ये टॉपिक जो है वो इंटरलिंक करके यूपीएससी का पूरा क्वेश्चन आता है। किसी भी क्वेश्चंस को आप यूपीएससी के पेपर में ये नहीं बोल सकते कि ये इसी टॉपिक से है, क्योंकि जैसे पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि यूपीएससी क्या करता है, जैसे वुमेन का पोर्शन है वो यहाँ पे ना डाल के उसको GS 3 में कर देगा, GS 3 में पूछ लेगा। और अब ये कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, अब ये चीज़ वो हिस्ट्री कंटेक्स्ट में पूछ लेगा, इंटरलिंक करके पूछ रहा है। जैसे अभी लास्ट ईयर 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे, 2023 में उसने हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, हिस्ट्री क्वेश्चन सोसाइटी से लिंक करके पूछ लिया, सोसाइटी का क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिंक करके पूछ लिया। जैसे कि मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इंटरलिंक करके पूछ रहा है। ये हमारा यूपीएससी CAC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस 2023 का पेपर है। अब इसमें क्या देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था 1, 2, 3, ये आपके हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं जनरली। पहला क्वेश्चन क्या, रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ, अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया पूछ लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी अपन ने PYQ में देखा था, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस का पूछा था उसने। फिर नेक्स्ट क्या पूछा उसने, पर्सनालिटी से रिलेटेड किसका पूछ लिया, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर का। सेम ऐसे ही महात्मा गांधी के साथ आप सुभाष चंद्र बोस का कंपेयर कर लो, सेम ऐसे ही महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर का रेडी कर लो। मेजर पर्सनालिटी आपको स्पेक्ट्रम में पीछे दी हुई हैं। फिर ब्रिंग आउट सोशियो इकोनॉमिक अफेयर, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, अब क्या क्या इफेक्ट हुआ रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इसी टाइप से क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। फिर लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये जनरली आपका सोसाइटी के क्वेश्चंस होते हैं। और 4, 5, 6 एंड 7 ये क्वेश्चंस किसके होते हैं, ज्योग्राफी के। बाकी क्वेश्चन वेरी करते हैं, जैसे 2022 में क्या हुआ था कि उसने सोसाइटी क्वेश्चन कम कर दिए थे और ज्योग्राफिक क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। सो ये 1-2 क्वेश्चन का वेरी प्लस माइनस होता रहता है। अब मैंने सोसाइटी का बताया, सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया। अब सिलेबस डिस्कस करने के बाद अब वो थीम्स पे, जैसे क्या क्वेश्चन थीम्स क्या क्या उसकी हैं, जैसे कि हम अभी इस पेपर में देखते हैं, 2023 का पेपर है ये। सो 2023 के पेपर में थीम्स क्या है, सुसाइड अमंग यंग वुमेन, मैंने बोला ना वुमेन, ये देखिए वुमेन का क्वेश्चन आ गया। फिर चाइल्ड कडलिंग इज़ नाउ रिप्लेस बाय मोबाइल फ़ोन्स, ये सोशल इश्यूज है, हमारा सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि चाइल्ड कडलिंग अब मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा उसका इम्पैक्ट सोशलाइजेशन और चाइल्ड पे क्या इफेक्ट कर रहा है। फिर मैरिज पे क्वेश्चन पूछा उसने, मैरिज इज ए सेक्रोसेंट लूजिंग इन वेज इन मॉडर्न एरिया। सो इसी टाइप से ये सब 10 मार्कर में थे। अब देखते हैं 15 मार्कर में। 15 मार्कर में क्या पूछा उसने, अर्बनाइजेशन लेड टू एग्रेसिव मार्जिनलिज्म पुअर एक थीम हो गई, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, वुमेन्स भी मार्जिनलाइज में आती है। फिर वाई कास्ट हमने देखा था सिलेबस में, उसने क्लियर लिखा है डाइवर्सिटी। सो एक थीम ये हो गई कास्ट। फिर पोस्ट इकोनॉमी में लिखा एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म उसने डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है एथनिक आइडेंटिटी। सो सेम ऐसे ही अगर हम 2022 के पेपर में जाएंगे, सो उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था फैमिली रिलेशन, वर्क फ्रॉम होम, राइज ऑफ मिडिल क्लास। फिर ट्राइबल्स पे पूछा था। फिर उसने पूछा था सेकुलरिज्म इन इंडिया, रिलीजन, कास्ट, ग्लोबलाइजेशन। फिर 2021 में पूछा था ट्राइबल नॉलेज, गिग इकोनॉमी, जो कि जनरली मेजर आपका न्यूज़ में चल रहा है, उन्हीं सब चीज़ों पे वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है। सो इसमें भी हम मेजर थीम्स के अराउंड हम लोग इंट्रो कंक्लूजन प्रिपेयर कर देंगे। और इसके लिए जो है हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए, सोर्स के लिए मुझे जो अच्छा लगता है वो ओनली IAS का जो प्रहार आता है, अभी 2024 के लिए ये लोग अभी ओनली IAS वाले लॉन्च करेंगे, अच्छा है, कॉपीराइट कंटेंट उन्हीं का है, ठीक है। प्रहार अभी 2024 का आएगा। मैंने 2023 का जो था लास्ट ईयर का
वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, जिसका नाम है मास्टर्स इन यूपीएससी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सभी भाई बहनों को और अपने मित्रों को जो कि यूपीएससी की तैयारी सीरियस करना चाहते हैं उनको शेयर करो और दबा के लाइक करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यूपीएससी ने क्या लिख के दिया? सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। फिर distribution of key natural resources including the world, South Asia and the Indian subcontinent, factor are responsible for primary, secondary and tertiary sector in various parts of the world including India. Important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanism activity, cyclone. Geographical features and their location change in critical. अब ये सब चीज़ें हो गई। अब मैंने ये तो बता दिया कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4, 5, 6, 7 एंड 14, 15, 16, 17। अब इन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब पेपर में अभी अपन ने देखा कि ज्योग्राफिक क्वेश्चंस कैसे आए थे। अब उसमें थीम्स क्या क्या हैं? थीम्स में जैसे कि अभी की नेचुरल रिसोर्सेज पूछ लिया। अब नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे पाए जाते हैं, फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इस चीज़ पे आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी, जैसे प्राइमरी के लिए क्या आपका क्या क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या होता है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी लोकेशन बेस्ड, उसका एरिया बेस्ड, उसका अप्रोच बेस्ड। जैसे कि अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, अब उसका अगर रॉ मटेरियल जैसे आएगा वो हैवी आएगा, सो उसको लाने ले जाने के लिए कॉस्ट ऑफ ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ पोर्ट के पास होगी। रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अच्छा होना चाहिए लाने ले जाने के लिए। सो ये सब चीज़ें क्या हो गई, फैक्टर्स हो गई। सो इसी अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स बनाने हैं। फिर क्या है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना पूछ रहा है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिज्म। अब यही चीज़ हम अगर GS3 के पेपर में देखते हैं, GS3 में एक पोर्शन आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये चीज़ हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ते हैं, हमें इंटर लिंकेजेस करके पढ़ना पड़ेगा कि हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी हो जाएगा और यूपीएससी का ये पेपर 1 का भी हो जाएगा। अब पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हमें इसको किसको देना है। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है आंसर लिखने में। अब ये क्वेश्चन अगर यही सेम चीज़ जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक अगर GS1 में पूछा है, सो GS1 में अगर पूछ रहा है सो हमें अर्थक्वेक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बताना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी और बाकी फिर अदर पॉइंट्स। लेकिन अगर सेम चीज़ वो GS3 के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, GS3 के पेपर में पूछ रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो हमें डिज़ास्टर रिलीफ मेजर्स, फिर उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुए, इस पोर्शन में हमको उसको पूरा बताना पड़ेगा। अब इसके लिए कहाँ पढ़ना कैसे, अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, की पॉइंटर जो अपन मानते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया और वर्ल्ड का मैप ये बनाना आपको सीखना पड़ेगा। मतलब इसको सीखना आना नहीं चाहिए, इसको सीखना आपको पड़ेगा। और वो भी पेपर में आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको फटाफट पूरा मैप बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ अभी सीख लेंगे सो आपको पेपर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 से 10 नंबर का इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप डायग्राम से उसको बता देंगे कुछ भी चीज़ को, सो वो चीज़ इफेक्ट करती है। फिर सेम ऐसे ही जैसे आप ओशन करेंट्स पढ़ रहे हैं, ओशन करेंट्स में ये मैप है, मैप में से पूरा आपने दिखा दिया कि यहाँ से कौन सा वेनेजुला करंट जा रहा है, यहाँ से पूरा ओयोसियो करंट आ रहा है, यहाँ पे कैरोसियो करंट जा रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन चल रहा है, यहाँ पे वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, सारी अगर आप इस तरीके से डायग्राम फॉर्म में अगर उसको बता सकते हैं। और नोट्स भी आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि जैसे जो भी थीम है, जैसे कि अभी थीम्स में क्या क्या हो गया, जैसे कि हमारा यूपीएससी का जैसे वोल्केनिक इरप्शन पे कुछ ना क्वेश्चन पूछा, माउंटेन रेंजेस पे क्वेश्चन पूछा, आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहा है, लैंडस्लाइड, फिर जो जियोफिजिकल फीचर्स है उसमें प्राइमरी रॉक्स, साइक्लोन, डेक्कन ट्रैप्स। अब जैसे लास्ट ईयर उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, जॉर्ड्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर्स। सो ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब सोर्स क्या हो गया इसका पढ़ने का, सोर्स जनरली सब लोग जैसे हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए सब लोग बोलते हैं कि हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी की NCERT, लेकिन इसमें हमको इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। सो मतलब हमको क्लास 12th की ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड करनी है। और
अगर ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। सो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोर्स है वो PMF IAS की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, वो चीज़ को आप पूरी मतलब 800 पेजेस की नियरली बुक है, उसको अगर आप पूरा कवर कर लेंगे सो आपका ज्योग्राफी, चाहे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे आपका क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे आपका ओशनोग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी, सब पोर्शन उसी में कवर है। सो वो बेस्ट बुक है, आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी, सब करेगी, वैल्यू एडिशन के लिए भी अच्छा है। सो बाकी डिसीजन आपका है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। और करंट अफेयर से एग्ज़ाम है लिंक करना है। ज्योग्राफी एक हमारा बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक नहीं है। सो करंट में क्या क्या चल रहा है, जैसे टेम्परेट साइक्लोन हो गया, अभी हमारे यहाँ जो अभी वो आया था, साइक्लोन आया था, बे ऑफ बंगाल से आता है कि अरेबियन सी से आता है, अरेबियन सी से क्यों नहीं आता, बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा क्यों आते हैं। सो यहाँ पे हमको UPSC की प्रिपरेशन में हर चीज़ में क्यों पूछना है, यहाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये यहीं पे क्यों हो रहा है। जैसे UPSC ने एक हिस्ट्री में अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो बैटल हुए थे सारे वो हल्दी घाटी में ही क्यों हुए थे। वन लाइनर होता तो वो ये पूछता कि कौन से साल में हुए थे, लेकिन वो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ क्यों हुए थे। आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि वो चीज़ यहाँ हो रहा है तो यहाँ क्यों हो रहा है। जैसे उसका आंसर था कि यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ से आते समय यहाँ पे टेरेन की वो है, जगह अच्छी है। सो इन सब चीज़ों को हर चीज़ में आपको प्रिपेयर करते समय सोचना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जितना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितना आप आंसर लिखेंगे, उतना ही आपका आंसर अच्छा होगा। सो यहाँ पे हमारा वीडियो कंक्लूड करते हैं। GS1 में जितना मेरे को आपको बताना था लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का सिलेबस UPSC ने क्या हमको प्रिस्क्राइब किया। फिर मैंने आपको बताया सोसाइटी का सिलेबस क्या है, सोसाइटी के मैंने सोर्सेज बता दिए और वो सोर्सेज कहाँ मिलेंगे भी बता दिए। अब जैसे आपको उन्हीं सोर्सेज से पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हैं, उनका मैंने वहाँ पे PDF डाला हुआ है। और हिस्ट्री का भी मैंने आपको पूरे सोर्स बता दिए। या तो आप जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं और लगभग हर चीज़ में आप अपना वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन से ही आंसर होता है। कंपटीशन धीरे धीरे बहुत टफ होता जा रहा है। बाकी मास्टर्स एंड UPSC आपके साथ है, आपको हर चीज़ में हेल्प करने के लिए और हर चीज़ में हर टॉपिक आपके लिए मास्टरिंग कराने के लिए। ओके, थैंक यू and like, share and subscribe if you like the video. Thank you.